Hello students and Jai Hind. I welcome you all to Summer IAS. I hope you all are doing well. सब अपना बहुत ध्यान रख रहे हैं एंड बहुत सिंसियरली बहुत डेडिकेशन के साथ सब मेहनत में लगे हुए हैं, जमकर तैयारी कर रहे हैं अपने सपनों को पाने के लिए। सब अपनी तरफ से अपना बेस्ट एफर्ट्स दे रहे हैं। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 22 अप्रैल 2024 के करंट अफेयर्स फ्रॉम द हिंदू न्यूज़पेपर। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, ना सिर्फ हम करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि इन करंट अफेयर्स में से क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जा सकते हैं, स्पेशली प्रीलिम्स में एमसीक्यूज किस तरह से फ्रेम किए जा सकते हैं, एंड मेंस आंसर राइटिंग में अगर आपने इस डाटा का इस्तेमाल आंसर राइटिंग में करना है तो कैसे करना है ताकि इफेक्टिव आंसर लिखा जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स फैच किए जा सके। तो काफ़ी कुछ है समझने के लिए, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जानने के लिए, एंड आई कैन गारंटी यू दिस सेशन इज़ गोइंग टू इन्हांस योर एग्जामिनेशन प्रिपरेशन मोर देन योर एक्सपेक्टेशन। तो इसी नोट पे शुरू करते हैं 22 अप्रैल 2024 के करंट अफेयर्स। और पहला समाचार ये रहा। तो पहला जो समाचार है वो ये है कि भारत का साल 2023-2024 का नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन इसके पहले वाले साल की अपेक्षा 17.7% इंक्रीज़ हुआ है एंड कुल मिलाकर हमने 19.58 लाख करोड़ रुपीस इकट्ठे किए हैं। मतलब ये है कि 2022-2023 का जो फाइनेंशियल ईयर था, इसमें हमने जितना भी टोटल अमाउंट डायरेक्ट टैक्स में कलेक्ट किया था, और ये जो साल 2023-2024 गया है, इसमें जो टोटल अमाउंट हमने कलेक्ट किया है डायरेक्ट टैक्स में, वो 2022-2023 में कलेक्ट किए गए अमाउंट का 17.7% ज़्यादा है। एंड एब्सोल्यूट फिगर्स में अगर बात की जाए तो कुल मिलाकर 19.58 लाख करोड़ रुपीस हमने टोटल कलेक्ट किए। इससे ज़्यादा मज़े वाली और इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2023-24 के लिए पिछले साल जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने बजट पेश किया था, तो हर साल बजट पेश करते वक्त केंद्र सरकार आने वाले फाइनेंशियल ईयर में वो कितना टैक्स कलेक्ट करेंगे उसका एक एस्टीमेट सामने रखती हैं। इसको हम लोग बोलते हैं बजट एस्टीमेट। तो केंद्र सरकार ने अपने बजट एस्टीमेट में जो एक अनुमान लगाया था कि साहब इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में हम लोग इस साल इतना इतना डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन कर लेंगे, ये डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन उस एस्टीमेट को भी सरपास कर गया। बीच फाइनेंशियल ईयर में जब सरकार को ऐसा लगा था कि जितना हमने बजट में एस्टीमेट किया है शायद हम उससे ज़्यादा डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन कर लेंगे, तब इन्होंने बीच फाइनेंशियल ईयर में अपने टैक्स एस्टीमेट को रिवाइज भी किया था और एक नया रिवाइज एस्टीमेट सामने रखा था। अब जितना रिवाइज एस्टीमेट इन्होंने सामने रखा था कि ये जो आपका फाइनल जो नेट कलेक्शन निकल कर आया है, ये उस रिवाइज एस्टीमेट को भी सरपास कर गया है और सरकार की अपेक्षाओं से, और अपेक्षाओं को जब फिर से रिवाइज करके अपनी अपेक्षाओं को उन्होंने अपग्रेड किया था, उस अपग्रेडेशन से भी जो है ज़्यादा मात्रा में डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन भारत में इस साल हुआ है। अब सवाल उठेगा कि साहब ऐसा कौन सा तीर मार दिया सरकार ने, ऐसी कौन सी तोप चल गई कि इतना ज़्यादा जो है आपको डायरेक्ट टैक्स में कलेक्शन में इजाफा देखने के लिए मिल रहा है। तो इसकी वजह यह है कि जो पर्सनल इनकम टैक्स कलेक्ट किया गया है इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में, इसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी या फिर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज या फिर इजाफा देखने को मिला है। 2022-2023 के फाइनेंशियल ईयर में जो टोटल डायरेक्ट टैक्स कलेक्ट किया गया था, पर्सनल इनकम टैक्स की अगर बात की जाए तो उसकी हिस्सेदारी इसमें लगभग 50.06% के आसपास थी। 2023-24 का जो फाइनेंशियल ईयर है, इसमें जो टोटल डायरेक्ट टैक्स कलेक्ट किया गया है, इसमें पर्सनल इनकम टैक्स की हिस्सेदारी बढ़कर 53.3% हो गई है। मतलब ये कि अगर साल 2022-2023 में केंद्र सरकार ने डायरेक्ट टैक्स में कुल मिलाकर 100 रुपये कलेक्ट किए थे, तो उसमें से 50 रुपये 6 पैसे उन्होंने इनकम टैक्स से कमाए थे। और अगर 2023-2024 के फाइनेंशियल ईयर में सरकार ने 100 रुपये कलेक्ट किए हैं, तो उसमें से 53 रुपये 3 पैसे इन्होंने डायरेक्ट टैक्स की मदद से कमाए। अब पर्सनल इनकम इसमें ये जो 53 रुपये 3 पैसे हैं, इन्होंने आपके पर्सनल इनकम टैक्स से जो है कमाए। तो अब ये जो पर्सनल इनकम टैक्स का इंक्रीमेंट हमको देखने को मिल रहा है पिछले साल की अपेक्षा, ये जो इस साल इसमें ये जो लगभग 3% के आसपास का जो इजाफा हुआ है, इसके दो मतलब बनते हैं। इसका एक मतलब तो ये बनता है कि वो लोग जो इनकम टैक्स भरते हैं या फिर जिनकी इतनी सैलरी है कि वो इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं, उनकी सैलरी इंक्रीज़ हुई है। सैलरी बढ़ी है तो इसलिए उनका टैक्स बढ़ गया है, और टैक्स बढ़ गया तो फिर टैक्स का कलेक्शन बढ़ गया है, और उसी के चलते ये 17.7% का इजाफा या फिर 19.58 लाख करोड़ रुपीस का टैक्स कलेक्शन हमको देखने को मिल रहा है। इसका दूसरा मतलब ये बनता है कि ज़्यादा मात्रा में इस बार लोगों ने इनकम टैक्स भरा है, यानी कि 2022-2023 की अपेक्षा 2000
2023-2024 में ज़्यादा लोग इनकम टैक्स के स्लैब में आ गए हैं, या फिर ज़्यादा लोगों की सैलरी इतनी बड़ी है, या फिर कि वो अब इनकम टैक्स देने की पात्रता रखते हैं, अब वो उस कैटेगरी में आ गए हैं कि इनकम टैक्स भर सकते हैं। इनमें से कोई भी एस्टीमेट आप पकड़ लें, इनमें से कोई भी अनुमान आप लगा लें, इसका क्लियर कट मतलब यह है कि आपकी इकोनॉमी जो है वो प्रोग्रेस कर रही है। आपकी जो इकोनॉमी है उसको स्टेरॉइड्स लग गए हैं और आपकी इकोनॉमी अब बढ़ रही है। और ये जो 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात हम लोग कर रहे हैं और भारत की जो राइजिंग पावर की बात हो रही है, उसका भी एक इंडिकेशन अपने को कहीं ना कहीं यहाँ से होता हुआ समझ में आता है। तो ये अपना समाचार है। अब यहाँ पर कई सारे लोगों के दिमाग में सवाल उठेगा कि साहब ये जो नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है, इसमें जो डायरेक्ट टैक्स शब्द आ रहा है, ये डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है? और फिर आपने ये बोला कि डायरेक्ट टैक्स का जो कलेक्शन है वो इसलिए बढ़ गया क्योंकि डायरेक्ट टैक्स के कलेक्शन में पर्सनल इनकम टैक्स की जो मात्रा है या पर्सनल इनकम टैक्स का जो परसेंटेज है वो बढ़ गया। तो डायरेक्ट टैक्स में कुल मिलाकर कितने टैक्सेस आते हैं? ये दो सवाल यहाँ से बनते हैं और वाजिब सवाल बनते हैं। तो एक एक करके इन दोनों का जवाब तलाशते हैं। पहले ये देखते हैं कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, और फिर हम ये देखते हैं कि भारत में कितने तरीके के डायरेक्ट टैक्सेस लगाए जाते हैं। डायरेक्ट टैक्स इज लेवाइड ऑन द इनकम और प्रॉफिट्स ऑफ द पीपल। मतलब ये कि अगर किसी व्यक्ति की अपनी कोई सैलरी हो रही है, एक पर्टिकुलर इनकम है, तो उसके ऊपर जो टैक्स लगता है उसको हम लोग डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। या फिर किसी व्यक्ति के पास में कोई प्रॉफिट है, किसी व्यक्ति का कोई इन्वेस्टमेंट है, कहीं पे कोई प्रॉपर्टी वगैरह है, किसी तरीके का उसने बॉन्ड्स वगैरह खरीद रखे हैं, उससे उसको इंटरेस्ट मिलता है, किसी तरीके का कोई प्रॉफिट हो रहा है उसे, तो उस प्रॉफिट के ऊपर भी जो टैक्स लगाया जाता है उसको भी हम लोग डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। तो बात को समझिएगा, अगर किसी व्यक्ति की इनकम के ऊपर या उसके किसी प्रॉफिट के ऊपर, किसी इन्वेस्टमेंट से होने वाले मुनाफे के ऊपर अगर कोई टैक्स लगाया जाता है तो उसको डायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। एक इंडिविजुअल व्यक्ति की इनकम के और प्रॉफिट के ऊपर भी इसको लगाया जा सकता है। एक कॉर्पोरेशन या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन का अगर कोई इनकम या प्रॉफिट हो रहा है तो उसके ऊपर भी इसको लगाया जा सकता है। इट इज इम्पोज्ड डायरेक्टली अपॉन द टैक्स पेयर एंड इज पेड बाय इंडिविजुअल्स हु आर सब्जेक्ट टू इट बाय द गवर्नमेंट। तो अगर किसी व्यक्ति के ऊपर डायरेक्ट टैक्स लगता है तो इसका मतलब यह है कि उसको खुद जाकर सरकार को ये टैक्स पे करना पड़ता है, एंड जो भी उसकी फॉर्मेलिटी वगैरह है वो खुद पूरी करना पड़ती है। इसको थोड़ा सा समझते हैं। सपोज कर लीजिए कि आपको एक कुर्सी खरीदनी है और वो कुर्सी आपको 100 रुपए की पड़ रही है। अब सरकार ने बोला कि अगर आप कुर्सी खरीदोगे तो साहब मैं इसके ऊपर लेट से 18% जीएसटी भी लगाऊंगा, तो कुल मिलाकर ये कुर्सी आपको 118 रुपए की पड़ेगी। अब आप जहाँ पे भी दुकान पर गए हो वहाँ पर आपने ये 118 रुपये पे कर दिए, 100 रुपये कुर्सी के पे कर दिए और 18 रुपये टैक्स के पे कर दिए। तो जो दुकानदार है वो 100 रुपये अपनी जेब में रखेगा और 18 रुपये जो है वो सरकार को पे कर देगा। तो यहाँ पर अब आप जो है ये पैसे आपने खुद तो जाके सरकार के पास में जमा नहीं किए हैं, ये पैसे आपने मगर अल्टीमेटली दिए आपने ही है, मगर ये पैसे आपने खुद जाके सरकार के पास में जमा नहीं किए। तो ये वाला जो टैक्स है इसको कहा जाता है इनडायरेक्ट टैक्स, यानी कि वो टैक्स जिसका पैसा देना तो आप ही ने है मगर आप खुद जाकर उसको सरकार के पास में जमा नहीं करते हो, इस तरीके के टैक्स को कहा जाता है इनडायरेक्ट टैक्स। बट वो टैक्स जिसका पैसा आपने खुद सरकार को जमा करना होता है, या फिर सरकार ये टैक्स डायरेक्टली आप ही के ऊपर लगाती है और इसका पेमेंट पैसा तो आप दोगे दोगे मगर खुद ही आप जाके सरकार के पास में जमा करोगे, तो इस तरीके का जो टैक्स होता है इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। जैसे इनकम टैक्स हो गया तो आपको खुद ही सरकार के को जाके जमा करना होता है, और भी दूसरे तरीके के टैक्सेस होते हैं डायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में जो आते हैं वो आपको सरकार को खुद देना पड़ता है। Levying and collecting direct taxes as well as developing other direct tax regulation fall within the purview of Central Board of Direct Taxes। अब कितना डायरेक्ट टैक्स आपको किसके ऊपर लगाना है, और कोई व्यक्ति फिर जो है डायरेक्ट टैक्स कैसे क्या भरेगा, कहाँ पर जाके भरेगा, अगर नहीं भरेगा तो फिर उसके साथ में क्या करना है, इन सारी चीज़ों को देखने की जिम्मेदारी सरकार ने एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के ऊपर दे रखी है और इसका नाम है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। तो टैक्स कितना लगाना है, कितना नहीं लगाना, कौन कौन जो है उसके ऊपर डायरेक्ट टैक्स लगेगा, वो डायरेक्ट टैक्स वो पे करेगा तो कैसे करेगा, और अगर नहीं करेगा तो फिर उसके साथ में क्या होगा, इन सारी चीज़ों के बारे में डिसीजन लेने की पावर केंद्र सरकार के जिस डिपार्टमेंट के ऊपर आती है इसको अपन लोग बोलते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। तो ये भी अपने को याद रखना है। डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या है, इनकम या प्रॉफिट के ऊपर लगने वाले टैक्स को कहा जाता है डायरेक्ट टैक्स। कोई व्यक्ति के ऊपर भी लग सकता है, कोई व्यक्ति के अलावा कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई कंपनी जो है उसके ऊपर भी ये टैक्स लगाया जा सकता है। इसको डायरेक्ट टैक्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि जिसके ऊपर लगाया गया है उसी को जाके सरकार को ये पैसे भरकर आने पड़ते हैं, उसके बिहाफ पर कोई और ये काम नहीं करता। एंड ये डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड जितना भी आपका रेगुलेशन है, कलेक्ट कैसे करना है, कितना लगाना है, इन सारी चीज़ों के रिलेटेड जितनी भी सारी जो हेडेक है या सारा का सारा प्रोसीजर है, इसकी जिम्मेदारी सरकार ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर डाल रखी है। अब अगला सवाल, तो ये तो अपना ये हो गया कि डायरेक्ट टैक्सेस का मतलब क्या होता है। अगला क्वेश्चन ये कि डायरेक्ट टैक्सेस कितने तरीके के होते हैं, या भारत में कितने तरीके के डायरेक्ट टैक्सेस कलेक्ट किए जाते हैं, तो वो देख लेते हैं। सबसे पहला जो डायरेक्ट टैक्स भारत में कलेक्ट किया जाता है उसका नाम है इनकम टैक्स। दूसरा होता है
कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेशन के ऊपर जो लगाया जाता है। तीसरा होता है सिक्योरिटीज़ ट्रांजैक्शन टैक्स। सिक्योरिटीज़ ट्रांजैक्शन टैक्स का मतलब है कि अगर आपने किसी तरीके के कोई शेयर, बॉन्ड, इस तरीके की चीज़ें खरीद रखी हैं, अब उसमें आपको जो भी मुनाफा होने वाला है, उस मुनाफे का के ऊपर जो टैक्स लगता है उसको हम लोग सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स बोलते हैं। इसके बाद आता है कैपिटल गेन टैक्स। अगर आपके पास में कोई इनकम है, अगर आपके पास में कोई चल अचल संपत्ति है, कोई प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर अगर आपने किसी तरीके से कुछ गेन वगैरह किया है, अगर आपने उसके ऊपर कुछ प्रॉफिट कमाया है, तो उसके ऊपर जो टैक्स लगता है वो कैपिटल गेन टैक्स की कैटेगरी में आता है। फिर अगर आपको कोई गिफ्ट वगैरह मिला है, गिफ्ट से मेरा मतलब कोई छोटे मोटे पेन टॉफ़ी की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आपको कोई बड़ा लमसम मॉनेटरी सम मिला है, आपके लेट से आपके नाम किसी ने कोई प्रॉपर्टी वगैरह कर दी या फिर कुछ शेयर्स वगैरह कर दिए, उसके ऊपर फिर जो टैक्स लगता है उसे हम लोग गिफ्ट टैक्स बोलते हैं। एंड लास्टली आपका जो वेल्थ है वो कितना बड़ी है, कितना प्रोपोर्शन उसमें इंक्रीमेंट आया है, उसके ऊपर भी एक टैक्स लगाया जाता है, इसको बोला जाता है वेल्थ टैक्स। तो ये सारे के सारे टैक्सेस जो हैं डायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में आते हैं। तो कुल मिलाकर भारत में आज की तारीख में 6 तरीके के डायरेक्ट टैक्सेस लगते हैं, और जिस भी व्यक्ति के ऊपर लगता है, चाहे इनकम टैक्स लगे, चाहे कॉर्पोरेट टैक्स लगे, चाहे सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगे, कैपिटल गेन्स टैक्स लगे, गिफ्ट टैक्स लगे, वेल्थ टैक्स लगे, सारे के सारे टैक्सेस आपको खुद भरना पड़ता है। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स के बारे में एक बात और, कि लेट से अगर आपने किसी चीज़ के, किसी पर्टिकुलर कंपनी के शेयर, बॉन्ड, इस तरीके की चीज़ें खरीद रखी हैं, एंड आपने लेट से उन्हें किसी दूसरे व्यक्ति को बेच दिया, 100 रुपये में खरीदा था, 150 रुपये में बेच दिया, तो ये जो 50 रुपये आपने कमाए हैं इस ट्रांजैक्शन में, इसके ऊपर भी जो टैक्स लगता है उसको भी सिक्योरिटीज़ ट्रांजैक्शन के टैक्स की कैटेगरी में गिना जाता है। तो ये अलग अलग तरीके के कुल मिला के 6 टैक्सेस होते हैं जो आपके डायरेक्ट टैक्सेस की कैटेगरी में आते हैं। दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज़। इससे ज़्यादा इसमें आप अपने काम का और कुछ नहीं। अब ये देख लेते हैं इसमें से क्वेश्चंस किस किस तरीके के बनेंगे। ये जो पहला जो स्लाइड है जिसमें अपन ने ये पढ़ा कि अपना नेट डायरेक्ट टैक्स इतना इतना बढ़ गया है, रेलवे हो गया या इस तरीके के जो दूसरे एग्जामिनेशंस हो गए, उसमें शायद ये पूछा जा सकता है कि इस साल आपका नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन कितना था और ये आपके एस्टीमेट से ज़्यादा था या नहीं था। तो बजट एस्टीमेट एंड रिवाइज एस्टीमेट से ज़्यादा था, ये अपने को ध्यान रखना है और नंबर्स आप ध्यान में रख सकते हो। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि भाई 2023-24 के लिए जो आपका नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन था वो बढ़ गया, तो क्यों बढ़ा। तो उसका जवाब अपने को याद रखना है कि पर्सनल इनकम टैक्स में इंक्रीमेंट हुआ है एंड डायरेक्ट टैक्स का जो टोटल पूल है उसमें इसकी हिस्सेदारी 50.06% से बढ़ के 53.30% के आसपास में हो गई है। दूसरा क्वेश्चन जो यूपीएससी के एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने काम का है कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है। तो आपकी इनकम या फिर प्रॉफिट, चाहे कोई इंडिविजुअल व्यक्ति हो चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, उसकी इनकम या प्रॉफिट के ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है और वो टैक्स अगर उस व्यक्ति को खुद जाके पे करना पड़े तो इसको बोला जाता है डायरेक्ट टैक्स। एंड डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड जितने भी आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, इन सारी चीज़ों का करता धरता कौन है, तो जवाब हो जाएगा सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। लास्ट बट नॉट लीस्ट कि भारत में आज की तारीख में कितने तरीके के टैक्सेस लगाए जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूपीएससी, एसएससी, सीजीएल या फिर सीएचएसएल और यहाँ से लेके फिर रेलवे, बैंक, जितने भी तरीके के एग्जामिनेशन हो सकते हैं, सब में ये क्वेश्चन एक एवरग्रीन क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि भारत में आज की तारीख में कितने तरीके के डायरेक्ट टैक्सेस लगाए जा रहे हैं। याद रखना है इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, कैपिटल गेन्स टैक्स, गिफ्ट टैक्स एंड वेल्थ टैक्स, इतने तरीके के कुल मिलाकर यहाँ पे टैक्सेस लगाए जा रहे हैं। दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज़। इससे ज़्यादा यहाँ से कुछ और नहीं पूछा जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, देखते हैं सर। नेक्स्ट न्यूज़ में हमको बात करनी है कि ऑर्गन डोनेशंस अब अगर आप भारत में करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक यूनिक आईडी बनवाना पड़ेगी, एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन करवाना पड़ेगा, उसी के बाद में ऑर्गन डोनेशन हो सकता है। भारत सरकार ने इसके लिए नए नियम कानून बनाए हैं, तो उसी से रिलेटेड एक करंट अफेयर है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑर्गन डोनेशन के रिस्पेक्ट में कुछ कह सकते हैं दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। सबसे पहले तो ये बोला है कि ऑल केसेस ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांट ईदर फ्रॉम अ लिविंग और डिसीज्ड पर्सन विल बी एलोकेटेड अ यूनिक नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन ऑर्गेनाइजेशनल आईडी। मतलब ये कि अगर कोई भी जीवित व्यक्ति से आप ऑर्गन ट्रांसप्लांट करा रहे हो, अगर वो कोई जीवित व्यक्ति है और वो अपना ऑर्गन डोनेट कर रहा है, किडनी वगैरह लेट से, या फिर अगर कोई व्यक्ति जो मर चुका है या फिर ब्रेन डेड है और उसके ऑर्गन्स अगर वो पहले से लिखकर चला गया था कि साहब आप मेरा जो है ये फलाना फलाना ऑर्गन मैं दान कर दूंगा, तो इस तरीके से अगर आप किसी डेड व्यक्ति का कोई ऑर्गन अगर आप ले रहे हो और उसको ट्रांसप्लांट करके किसी व्यक्ति में लगाना चाहते हो, तो किसी का भी आप यूज़ करो, मगर उसके लिए आपको भाई एक आइडेंटिफिकेशन करवाना पड़ेगा, एक आईडी बनवाना पड़ेगी, और ये एक यूनिक आइडेंटिटी रहेगी। इसका नाम रहेगा नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन ऑर्गेनाइजेशन आईडी।
ये आईडी आप बनवाओगे और उसके बाद ही जो है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करवाया जा सकता है। अब ये आईडी बनेगी कहाँ पर? तो जिस भी हॉस्पिटल में ये ट्रांसप्लांटेशन होने वाला है ऑर्गन का, उसको ये नोटो आईडी, इसको ये जो लंबा थोड़ा नाम है नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसको शॉर्ट में अपन नोटो बोलते हैं। तो ये नोटो आईडी उस पर्टिकुलर हॉस्पिटल को बनाना पड़ेगी, उस हॉस्पिटल को ये जनरेट करना पड़ेगी जहाँ पर ये ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होने वाला है। तो याद रखना है अपने को इस बात को कि अब से भारत में कोई चाहे जीवित व्यक्ति हो चाहे कोई मृत व्यक्ति हो, अगर उसके ऑर्गन को वो एक डोनर के तौर पर अगर अपना ऑर्गन जो है किसी भी तरीके का अगर वो डोनेट कर रहा है ट्रांसप्लांटेशन के लिए, तो उसका ट्रांसप्लांटेशन होने के पहले आपको एक आईडी बनवाना पड़ेगी। उसका ट्रांसप्लांटेशन तभी होगा जब एक आईडी बनकर तैयार होगी। और ये आईडी कहाँ बनेगी? उसी हॉस्पिटल में इस आईडी को जनरेट किया जाएगा। वो हॉस्पिटल खुद ही इस आईडी को जनरेट करेगा जहाँ पर ये ट्रांसप्लांटेशन होने वाला है। These directions are issued for eliminating commercial dealings in organs, especially those involving foreign citizens. In case of violation of these orders, investigations will be done as per the provisions of Transplantation of Human Organs and Tissues Act 1994. तो ये प्रोविजंस लाए क्यों गए हैं? इसके पीछे की वजह यह है कि भारत में एक अच्छा खासा मार्केट, एक कमर्शियल मार्केट डेवलप हो गया है ऑर्गन्स वगैरह के डोनेशन के रिस्पेक्ट में। और ख़ास तौर पे जो बाहर के आपके फॉरेन सिटीजन्स हैं जो भारत में आते हैं ऑर्गन डोनेशंस वगैरह की, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए, उनके केस में एक अच्छा खासा आप कह सकते हैं यहाँ पर एक पूरा का पूरा धंधा क्रिएट हो गया था कि किसी भी गरीब आदमी को, जो मजबूर आदमी है, आप उसको कुछ पर्टिकुलर दाम में उसका ऑर्गन वगैरह देने के लिए आप उसे तैयार कर लेते थे और उसके बाद में इस ऑर्गन को फिर किसी फॉरेन सिटीजन को बहुत ज़्यादा महंगे दाम में देते थे। एग्जाम्पल के लिए लेट से आपने 2 लाख रुपए ले लिए, 2 लाख रुपए में आपने लेट से किसी की किडनी जो है उसको देने के लिए आपने तैयार करा लिया। अब यही किडनी कोई बाहर से कोई फॉरेनर आ रहा है, उसे 20 लाख रुपए में जो है बेच रहे हो या फिर आप 20 लाख रुपए में उसको प्रोवाइड करा रहे हो, बीच में 18 लाख रुपए आप कमा रहे हो। अब ये निहायत ही घटिया किस्म की जो हरकतें हैं, ये अपने आप में एक अच्छी खासी इंडस्ट्री बन गई है, कमर्शियल डीलिंग्स यहाँ पर हो रही हैं और काफ़ी बड़े लेवल पर लोग इसमें जो है पैसे वैसे कमा रहे हैं। अब दिक्कत यह है कि अगर कोई गरीब आदमी है, कोई मजबूर आदमी है, तो उसकी मजबूरियों का फ़ायदा उठाकर अगर आप उसको इस तरीके से ऑर्गन डोनेशन के लिए मैनिपुलेट करोगे तो ये तो कोई बहुत अच्छी बात है नहीं। इसलिए फाइनली केंद्र और इस तरीके की घटनाओं की काफ़ी जो है भी शिकायतें आ रही थी, तो फाइनली अब केंद्र सरकार ने जो है ऑर्डर इशू किया है कि भाई ये आपको अब अगर ऑर्गन डोनेशन कराना है तो उसके पहले आईडी जनरेट करनी पड़ेगी। ये नोटो आईडी जब तक जनरेट नहीं होगी, ये नोटो आईडी जब तक जनरेट नहीं होगी तब तक किसी तरीके का कोई ऑर्गन डोनेशन नहीं हो सकता। और नोटो आईडी एक बार जनरेट होगी तो फिर केंद्र सरकार की नज़र में आ जाएगी वो चीज़ कि भाई ये फलाना फलाना ऑर्गन डोनेशन किसने किया है, कब किया है, और इस तरीके से अगर उनको कुछ संदिग्ध लगेगा तो फिर उसमें इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। अब ये नहीं है कि आप किसी को भी पकड़ कर ला रहे हो, उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर जो है फिर आप उसके ऑर्गन्स वगैरह को लेकर किसी और को बेचकर उससे फिर प्रॉफिट वगैरह कमाओ। ये निहायत ही घटिया किस्म की जो यहाँ पे प्रैक्टिसेस डेवलप हो गई थी, अब इसको कंटिन्यू ना करवाया जा सके, डिसकंटिन्यू करवाया जाए, इसको आप कह सकते हैं इसको डीमोटिवेट कराया जाए, इसके लिए ये पूरा का पूरा प्रोसेस किया जा रहा है। अब अगर इसका वायलेशन होता है, फिर कोई अगर इसके बाद में भी नहीं मानता तो फिर उसके खिलाफ में इन्वेस्टिगेशन होगा और इन्वेस्टिगेशन के बाद में कार्रवाई की जाएगी। ये इन्वेस्टिगेशन के लिए एक पूरा का पूरा कानून बना हुआ है, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एंड टिश्यूज एक्ट 1994। इस पर्टिकुलर कानून के तहत में इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा और उसके बाद में अगर जो जो इसमें लिप्त पाए गए, चाहे आपके डॉक्टर्स हों, अगर कोई डॉक्टर्स इसमें इन्वॉल्व हैं, या फिर कोई हॉस्पिटल हो, या फिर जो भी आपके इसमें बिचौलिए शामिल हैं, या फिर जो भी आपके डीलर शामिल हैं, उन सब के ऊपर फिर इसमें कार्रवाई की जाएगी। और ऑब्वियस सी बात है, अगर इस तरीके के हरकतें करते हुए कोई पकड़ा गया तो फिर उसके ऊपर सख्त एक्शंस तो लिए जाएंगे, जेल वेल में फिर लंबे वक्त तक के लिए सामने वाले को जाना पड़ेगा और सज़ा ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एंड टिश्यूज एक्ट 1994 के तहत में दी जाएगी। तो ये जो है इस पर्टिकुलर प्रोविजन वगैरह किया गया। नोटो आईडी इज मैंडेटरी फॉर कंसिडरिंग एलोकेशन ऑफ ऑर्गन इन केस ऑफ डेड डोनर ट्रांसप्लांट। खास तौर पे अगर कोई व्यक्ति मर चुका है, क्योंकि ये भी एक अच्छी खासी प्रैक्टिस डेवलप हो गई थी कि किसी गरीब आदमी की अगर डेथ हो जाती है तो उसके घर वालों को आप मैनिपुलेट कर लो और उसकी डेड बॉडी जो है खरीद ली जा रही है और उसको फिर अलग अलग उसमें से ऑर्गन्स निकाल कर बेचे जा रहे हैं। तो इसके लिए एक खास प्रोविजन जो है इसमें ये डाला गया है कि अगर कोई डेड आदमी है, कोई व्यक्ति मर चुका है और उसके ऑर्गन्स का अगर आप डोनेशन करवा रहे हैं, उसके ऑर्गन्स को अगर आप जो है ट्रांसप्लांटेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो ये ट्रांसप्लांटेशन तभी होगा जब इस तरीके की नोटो आईडी जो है आपने डेवलप कर ली है। सामने वाला जो मर चुका है उसके बारे में जो भी नेसेसरी डिटेल्स आपने डालनी है वो सब डालकर जब नोटो आईडी जनरेट हो जाएगी उसके बाद में ही जो है आप इसका ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हो। इन केस अगर आपने इस तरीके का ये नोटो आईडी जनरेट नहीं करी या ट्रांसप्लांटेशन करने के बाद में नोटो आईडी वगैरह जनरेट करी या कुछ इसमें अगर आपने किसी भी तरीके की धांधली वगैरह करने की कोशिश करी तो फिर एक्शन आपके खिलाफ लिया जा सकता है। एंड लेट्स से अगर कोई व्यक्ति लिविंग है, अगर कोई जीवित
व्यक्ति है और वो अपना ऑर्गन वगैरह ट्रांसप्लांट के लिए डोनेट कर रहा है, तो फिर ये ट्रांसप्लांटेशन की सर्जरी की 48 घंटों के अंदर अंदर आपको ये आईडी जो है जनरेट करना पड़ेगी और उसके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन वगैरह है वो आपको इसमें डालना पड़ेगी। तो ये जो है ये ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए नए नियम कानून यहाँ पर निकल कर आए। तो ये दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज़। अब इसमें से अपने काम की क्या क्या चीज़ें हैं वो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि ये जो नोटो आईडी है ये न्यूज़ में बनी हुई है काफ़ी वक्त से, तो ये किस चीज़ से रिलेटेड है, इस तरीके का एक क्वेश्चन आ सकता है। या फिर ये यूनिक नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये तो शायद नहीं डाला जाएगा पूरा नाम, क्योंकि अगर ये पूरा नाम डाला तो फिर तो समझ में आ जाएगा। तो जहां तक है शॉर्ट फॉर्म के ऊपर ही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नोटो आईडी काफ़ी न्यूज़ में बनी हुई है, इसका लेना देना किस चीज़ से है। अपने को याद रखना है ऑर्गन ट्रांसप्लांट के साथ में इसका लेना देना है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि भारत में ऑर्गन ट्रांसप्लांट के रिस्पेक्ट में भाई इन फॉलोइंग सेंटेंसेस को कंसिडर करिए और फिर ये बताइए कि क्या सही है क्या गलत है। तो अगर अपन ने ये न्यूज़ के जितने पॉइंट्स ध्यान से अगर अपने ध्यान में रहेंगे तो फिर अब अपन लोग आंसर दे सकते हैं कि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए नोटो आईडी बनाना पड़ेगी। डेड व्यक्ति अगर है तो उसका जब तक नोटो आईडी नहीं बनेगी तब तक उसके ऑर्गन ट्रांसप्लांट नहीं किए जा सकते। एंड अगर कोई लिविंग व्यक्ति है तो उसका ऑपरेशन करने के 48 घंटों के अंदर अंदर नोटो आईडी बनाना पड़ेगी। दोनों के केसेस में ये मैंडेटरी है और ये नोटो आईडी बनाएगा या जनरेट कौन करेगा, वो हॉस्पिटल करेगा जहां पर ये सारा का सारा ट्रांसप्लांटेशन की प्रोसेस वगैरह की जा रही है। क्यों किया गया है सारा का सारा काम, ताकि ये जो पूरा एक घटिया किस्म का धंधा जनरेट हो गया है कि किसी आदमी की मजबूरी का फायदा उठा के सस्ते में उसके ऑर्गन्स ले लो उससे और उसके बाद में उनको महंगे दामों पे खास तौर पे फॉरेन सिटीजन्स को बेचो, ये सारी चीज़ें रुकवाने के लिए ये कदम उठाए जा रहे हैं। एंड अगर कोई इनका वायलेशन करता है तो उस केस में क्या होगा, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एंड टिश्यूज एक्ट, जिसको ठोटा के नाम से भी जाना जाता है, 1994, इसके तहत में इन्वेस्टिगेशन और कार्रवाई की जाएगी। तो दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज़। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, देखते हैं सर। तो नेक्स्ट न्यूज़ में हमको बात करनी है वाटर स्ट्रेस और क्लाइमेट रेजिलियंस के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके बारे में। तो हुआ ये कि द हिंदू में वाटर स्ट्रेस और क्लाइमेट रेजिलियंस के ऊपर एक लंबा चौड़ा आर्टिकल छपा था। पूरा आर्टिकल पढ़ने के बाद उसमें से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे मैंने आप लोगों के लिए निकाले। प्रोमिनेंटली ये पॉइंट या फिर ये जो डाटा है ये मेंस आंसर राइटिंग में आपके काफ़ी ज़्यादा काम आएगा। वैसे तो प्रीलिम्स में भी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बट फिर भी मुझे फीलिंग है कि इस डाटा का इस्तेमाल मेंस आंसर राइटिंग में आप ज़्यादा इफेक्टिवली कर सकते हैं। जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग और बाकी एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हमारी पर्यावरण के ऊपर, जलवायु के ऊपर असर डाल रहे हैं, एंड इसके चलते जो वेदर पैटर्न्स में बदलाव आ रहे हैं और बाकी एक्सट्रीम क्लाइमेटिक इवेंट्स आपको देखने को मिल रहे हैं, जिसके चलते आपकी लाइफस्टाइल पे भी असर पड़ रहा है और आपकी इकोनॉमी पे भी असर पड़ रहा है, इन सब बातों को ध्यान में रखा जाए तो GS1, GS2 और GS3 तीनों पेपर्स में अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आता है जिसका एनवायरनमेंट से कोई लेना देना है तो उसमें इस डाटा का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो इसलिए सारा का सारा डाटा मैंने आप लोगों के लिए इसमें से निकाल के रखा है और अब हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि भारत में कुल मिलाकर दुनिया की 18% पॉपुलेशन रहती है और हमारे पास दुनिया का जो टोटल सरफेस एरिया है उसका सिर्फ कुल मिलाकर 2.4% हमारे पास में अवेलेबल है। यानी कि दुनिया के सिर्फ 2.4% अवेलेबल सरफेस एरिया के ऊपर हम लोग 18% पॉपुलेशन को सपोर्ट कर रहे हैं। और उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारे पास पूरी दुनिया में जितना फ्रेश वाटर के रिसोर्सेज हैं, मीठे पानी के जितने स्रोत हैं, उसका सिर्फ 4% इंडिया में मौजूद है। तो ये जो डाटा है अगर आप कहीं पे कोट करते हैं तो ये इससे आपके आंसर पे जो आपका जो आंसर है वो ज़्यादा अच्छा दिखेगा, ज़्यादा निकल कर आएगा कि दुनिया की कुल मिला के 18% आबादी हम 2.4% सरफेस एरिया पर इंडिया में हम लोग हैंडल कर रहे हैं और इस आबादी को सपोर्ट करने के लिए हमारे पास पूरी दुनिया के फ्रेश वाटर रिसोर्सेज का सिर्फ 4% अवेलेबल है। आगे इस समाचार में ये था कि नियरली हाफ ऑफ आवर रिवर्स आर polluted and 150 of our primary reservoirs are currently at just 38% of their total storage capacity। मतलब ये कि अपने भारत के जितने टोटल प्रमुख रिवर्स हैं, और रिवर्स के बिना अपनी पूरी सिविलाइजेशन ही खत्म हो जाएगी। रिवर्स के किनारे जो अपने सारे प्रमुख सिटीज़ बसी हुई हैं, पूरा जो सिविलाइजेशन हमारा डेवलप हुआ है, उन सारे रिवर्स में से आधे से ज़्यादा रिवर्स जो हैं लगभग वो पोल्यूटेड हैं, वो काफ़ी हद तक प्रदूषित हैं एंड इसके चलते उनकी वाटर क्वालिटी काफ़ी बुरी तरीके से इम्पैक्ट हुई है। एंड जो प्राइमरी रिजर्वायर्स हैं वाटर के, प्राइमरी रिजर्वायर्स का मतलब जहाँ से प्रोमिनेंटली हम लोग अपना पीने का पानी इकट्ठा करते हैं, जिसमें नदियाँ भी आती हैं, ग्लेशियर्स भी आते हैं, अलग अलग झरने सोते सब कुछ आता है। तो जितने भी आपके प्राइमरी रिजर्वायर्स हैं उसमें से लगभग 125 के करीब आपके 150 के करीब आपके रिजर्वायर्स ऐसे हैं जो अपनी टोटल स्टोरेज कैपेसिटी के सिर्फ 38% पर आज की तारीख में खड़े हुए हैं। यानी कि इनका जो टोटल जितना वो वाटर स्टोर कर सकते हैं उसका सिर्फ 38% के आसपास जो है वो आज की तारीख में स्टोर कर पा रहे हैं। इससे ज़्यादा वो स्टोर नहीं कर पा रहे हैं, वाटर अवेलेबल ही नहीं है कि वो उसको स्टोर कर सकें।
एंड हम आज की तारीख में दुनिया के लार्जेस्ट यूज़र हैं ग्राउंड वाटर के। पूरी दुनिया में अलग अलग जगहों पर, अलग अलग देशों में जो ग्राउंड वाटर इस्तेमाल होता है, ज़मीन के अंदर से जो पानी निकाल कर इस्तेमाल किया जा रहा है सिंचाई के लिए, उसकी अगर बात की जाए तो हम पूरी दुनिया के लार्जेस्ट ग्राउंड वाटर यूटिलाइज़र हैं। सबसे ज़्यादा मात्रा में हम लोग ज़मीन के अंदर से पानी निकाल कर इस्तेमाल कर रहे हैं। ये ऑब्वियस सी बात है क्योंकि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है। मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में लगी हुई है। एग्रीकल्चर के लिए ज़रूरत पड़ती है पानी की, और भारत में सिर्फ 4 महीने प्रोमिनेंटली पानी गिरता है मानसून के महीने में। तो मानसून रेंज सिर्फ 4 महीने के लिए बरसती हैं। इसके अलावा जो बचे हुए 8 महीने हैं उसमें अब आपको अगर पानी की ज़रूरत है तो आप कहाँ से लाओगे? तो ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन ही एकमात्र तरीका है। अब ये ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन कब आपका ओवर एक्सप्लॉइटेशन में कन्वर्ट हो गया हमें पता ही नहीं चला। आज की तारीख में भारत दुनिया का सबसे बड़ा ग्राउंड वाटर यूटिलाइज करने वाला देश है, और इसके चलते हम बहुत बुरी तरीके से वाटर स्ट्रेस की स्थिति में पहुंच गए। भारत की जो टोटल डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनका लगभग 3/4 या फिर 75% के आसपास डिस्ट्रिक्ट एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स के हॉटस्पॉट में कन्वर्ट हो गए हैं, या फिर यहाँ पर संभावना है कि एक्सट्रीम क्लाइमेटिक इवेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। एक्सट्रीम क्लाइमेटिक इवेंट्स का मतलब ये होता है कि यहाँ पर या तो बहुत ज़बरदस्त सूखा पड़ जाएगा, या फिर यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त बाढ़ आ जाएगी, या फिर यहाँ पे कोई फ्लैश फ्लड आ जाएगा। इस तरीके के जो एक्सट्रीम क्लाइमेटिक इवेंट्स हैं, भारत की लगभग 75% डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं उसकी कैटेगरी में अब आ चुकी हैं। यानी कि लगभग आप यही मानकर चल सकते हैं कि 2/3 से ज़्यादा भारत अब इस खतरे की जद में है कि यहाँ पर एक्सट्रीम किस्म के क्लाइमेटिक इवेंट्स हो सकते हैं। पानी की या तो भयंकर कमी पड़ जाएगी, या फिर इतना पानी बरसेगा कि बाढ़ आ जाएगी, या फिर इस तरीके की दूसरी भी जो एक्सट्रीम इवेंट्स वगैरह हैं वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल सकते हैं। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। इसी आर्टिकल में आगे एक पैराग्राफ था जिसमें वाटर और इकोनॉमी के कोरिलेशन को डिस्कस किया गया था कि पानी का और अर्थव्यवस्था का आपस में क्या लेना देना है। तो अब हम लोग इसके बारे में बात करते हैं कि वाटर और इकोनॉमी का आपस में कैसा कोरिलेशन है, एंड ये जो जिस तरीके से अब हमारे सामने वाटर क्राइसिस बन रहा है इससे हमारी इकोनॉमी पे किस तरीके का इम्पैक्ट पड़ सकता है, देखते हैं सर। वाटर कनेक्ट्स अवर हाइड्रोलॉजिकल सिस्टम्स, फूड सिस्टम्स एंड एनर्जी सिस्टम्स। मतलब ये कि पानी जो है वो कुल मिलाकर प्रोमिनेंटली इन 3 सिस्टम्स को आपस में इंटरकनेक्ट करता है, जिसके बिना ह्यूमन लाइफ ना तो पॉसिबल है ना हम उसको सस्टेन कर सकते हैं। सबसे पहला इसमें आता है हाइड्रोलॉजिकल सिस्टम। समझते हैं सर। देखिए, वाटर का जो प्राइमरी अगर हम सोर्स की बात करें, खासतौर पे ट्रॉपिकल एरिया में पानी का जो प्राइमरी सोर्स है वो है बारिश। हमारे यहाँ 4 महीने मानसून की बारिश होती है, तो उसमें प्रोमिनेंट मात्रा में हमें पानी मिलता है। अब ये जो प्रेसिपिटेशन के रूप में पानी ज़मीन पर आता है, यही पानी हमारे नदी नालों को जाके भरता है और उनको रिचार्ज करता है। दूसरा, यही पानी ज़मीन सोखती है और इसकी मदद से फिर अंडरग्राउंड वाटर सिस्टम जो है वो रिचार्ज होता है। इसी पानी का एक सर्टेन सेक्शन जो है वो हमारे पेड़ पौधे अपने अंदर स्टोर कर रखते हैं, एंड इसी पानी का एक हिस्सा वाटर वेपर के रूप में हमारे इन्वायरमेंट में सस्टेन करता है। अब ऐसा नहीं है कि जो पानी आपकी नदी में मौजूद है वो पानी कभी ग्राउंड वाटर के रूप में एग्जिस्ट नहीं करेगा, या जो पानी कभी ग्राउंड वाटर के रूप में एग्जिस्ट कर रहा है वो कभी वाटर वेपर के रूप में एग्जिस्ट नहीं करेगा, या उसका कुछ हिस्सा पेड़ पौधे अपने पास में स्टोर कर नहीं रखेंगे। ये जो अलग अलग वेरियस सोर्सेज हैं पानी के, ये इसमें जो मौजूद वाटर है ये आपस में इंटरचेंज होता रहता है। अभी जो पूरा का पूरा इंटरचेंजिंग सिस्टम है इसको हाइड्रोलॉजिकल सिस्टम बोला जाता है। दूसरा सिस्टम है आपका फूड सिस्टम। तो खेती कैसे की जाती है, किस तरह से किस सीज़न में किस चीज़ की खेती की जाएगी, और किन बातों को ध्यान में रख के वो खेती की जाती है। जैसे जो खरीफ की फसल है वो मानसून के सीज़न में लगाई जाती है क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा मात्रा में पानी की ज़रूरत है। रबी की जो फसल होती है उसमें उतना पानी नहीं लगता, तो वो सर्दियों के मौसम में लगाई जाती है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से फिर जो बारिश होती है उसकी जो वाटर रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर देती हैं। इस तरीके से जो अलग अलग आपका जो खेती बाड़ी होती है, ये पूरा का पूरा जो आपका फूड सिस्टम डेवलप हुआ, इसमें आप कैसे पानी लेते हो, कितनी मात्रा में लेते हो, किन सोर्सेज वगैरह के थ्रू लेते हो, और उसके चलते जो फिर आपकी फूड निकल कर आती है। रबी की फसल निकल कर आएगी, खरीफ की फसल निकल कर आएगी, फल फूल आपको मिलेंगे या फिर सब्जियां मिलेंगी, जो भी अलग अलग तरीके के आपके जो फूड्स वगैरह हैं जिसका नेचर के साथ में लेना देना है, पूरा इंटर रिलेशनशिप है, ये पूरा का पूरा सिस्टम कहलाता है फूड सिस्टम। तीसरा होता है एनर्जी सिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम से जो अलग अलग चीज़ें आपको मिलती हैं आपके एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए, टिम्बर हो गया, कोयला हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें आपस में जिस तरह से इंटर रिलेटेड हैं, और ये आपस में जो प्रोसेस वगैरह के थ्रू जो ये पूरा का पूरा जो चीज़ें बनती रहती हैं जिसकी आपको ज़रूरत है आपकी एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए, ये एनर्जी सिस्टम का पार्ट है। इन तीनों चीज़ों में ये सिस्टम्स एक तो एफिशिएंटली वर्क करते रहें और ये आपस में जुड़े रहें। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो एलिमेंट अदा करता है, जो चीज़ अदा करती है, वो है पानी।
तो क्योंकि पानी इन तीनों सिस्टम्स को जोड़ता है और इन सिस्टम्स के बिना ह्यूमन लाइफ का सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है, प्लस उसको सस्टेन नहीं किया जा सकता। इसका मतलब यह है दुनिया का कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसको वाटर जो है वो अफेक्ट ना करता हो, या पानी के होने या ना होने से जिसकी ज़िंदगी पे असर ना पड़ता हो। तो बस वही बात लिखी हुई है कि क्योंकि वाटर जो है इन तीनों सिस्टम्स को अफेक्ट करता है, इसलिए ये मिलियंस, इनफैक्ट मिलियंस की जगह आप कह सकते हैं बिलियंस, या फिर यूँ कह सकते हैं कि पूरी धरती पर जितने लोग हैं सबको इम्पैक्ट करने की क्षमता जो है पानी रखता है। Precipitation is the primary source of soil moisture and water stored in vegetation, that is green water, and water available in river and aquifers, that is blue water. तो प्राइमरीली धरती पर जो वाटर मौजूद है इसके तीन सोर्सेज हम मान सकते हैं। हमारे जो काम का पानी है या फिर हमारी जो मतलब का मीठा पानी है उसके तीन सोर्सेज बनते हैं। एक है प्रेसिपिटेशन की, भाई जो बारिश होती है वो प्राइमरी सोर्स है, उसी से ज़्यादातर जो है पानी हमारे पास में आता है, और उसी पानी से फिर सॉइल में मॉइस्चर इकट्ठा होता है और उसी में फिर हम लोग खेती बाड़ी करते हैं और उससे फिर हमारा जो भी फसल और पेड़ पौधे और बाकी सारी चीज़ें जनरेट होती हैं। दूसरा जो प्राइमरी सोर्स ऑफ वाटर जो है प्रेसिपिटेशन का, उसके बाद में जो दूसरा मेजर सोर्स है वो है ग्रीन वाटर। ग्रीन वाटर वो वाटर है जो हमारे वेजिटेशन ने स्टोर करके रखा हुआ है, हमारे वेजिटेशन ने, पेड़ पौधों ने, वनस्पतियों ने अपने आप में जो है स्टोर करके रखा हुआ है, ये आपका ग्रीन वाटर कहलाता है। और तीसरा वाटर का सोर्स जो है, या जो तीसरा वाटर है उसको हम लोग बोलते हैं ब्लू वाटर। ये वो वाटर है जो आपके रिवर्स में, एक्विफर्स में, बाकी जो आपके अलग अलग जो पॉन्ड्स हो गए या इस तरीके के जहाँ पे भी आपके प्राइमरी वाटर सोर्सेज हैं, इसमें जो इकट्ठा हुआ पानी है इसको हम लोग बोलते हैं ब्लू वाटर। तो प्राइमरीली दुनिया में जो भी हमारे मीठे पानी के स्रोत की अगर हम बात करें, खासतौर पे हिंदुस्तान जैसे ट्रॉपिकल क्षेत्र की अगर बात की जाए, तो उसमें पानी के तीन सोर्सेज बनते हैं। एक है प्रेसिपिटेशन यानी कि बारिश के थ्रू आने वाला पानी, दूसरा है जो पेड़ पौधों ने पकड़ के रखा हुआ है ग्रीन वाटर, और तीसरा है जो आपको अलग अलग पानी के स्रोतों में यानी कि नदी में, नालों में, झरनों में मिल जाता है, जो आपका ब्लू वाटर है। अब इसमें बारिश जो है वो तो सिर्फ साल के 4 महीने होती है और गिरकर पानी चला जाता है। उसके बाद में प्राइमरीली आपका जो पूरा जो क्रॉप्स उगाए जाते हैं, जो सब्जियां उगाई जाती हैं, जो फल फूल आपको मिलते हैं, इनके उगने में, इनके होने में जो दो वाटर सोर्सेज सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं वो है ग्रीन वाटर और ब्लू वाटर। तो बोथ ग्रीन एंड ब्लू वाटर इम्पैक्ट द फूड वी ग्रो बाय इरिगेटिंग क्रॉप्स इन्फ्लुएंसिंग हार्वेस्ट। तो जितना भी आप फूड वगैरह उगा रहे हैं, चाहे आप खेती बाड़ी करके उगा रहे हों, इसके लिए आप सिंचाई वगैरह करते हों, चाहे आप जो है आपके ऑर्चार्ड्स वगैरह को लगा के रखा हुआ और उस वहाँ पे आप फल उगा रहे हों या सब्जी उगा रहे हों, किसी भी तरीके से आप अपनी जो खाना वगैरह उगा रहे हैं, इस पे प्राइमरीली जो इम्पैक्ट डालने वाला वाटर है वो एक तो आपका ग्रीन वाटर है और दूसरा है आपका ब्लू वाटर। ठीक है जी। थस इट इज़ क्रिटिकल टू इकोनॉमी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप ये चाहते हो आपकी इकोनॉमी ठीक ठीक तरीके से चलती रहे, उसके लिए आप अपने ग्रीन वाटर और ब्लू वाटर दोनों की को इंश्योर करवाओ कि ये जो आपके वाटर के सोर्सेज हैं, ग्रीन वाटर के सोर्सेज और ब्लू वाटर के सोर्सेज, ये हेल्दी रहें। आप इस बात को इंश्योर करवाओ। आज की तारीख में दिक्कत ये हो गई है कि ये हेल्दी नहीं है, और ये जो मात्रा है पानी की ग्रीन ग्रीन वाटर के रूप में या ब्लू वाटर के रूप में, ये कंटिन्यूसली कम होती चली जा रही है। इट इज़ गोइंग डाउन। अब जितना ज़्यादा ये कम होगी उतना ज़्यादा आपका फूड प्रोडक्शन कम होगा, और जितना ज़्यादा आपका फूड प्रोडक्शन कम होगा तो उसके चलते फिर भारत जैसा देश जिसकी इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, और उसमें भी पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा जो है वो फूड प्रोडक्शन में ही लगा हुआ है, वो सब के सब जो हैं भूखों मरने की स्थिति में आ जाएंगे। आपकी इकोनॉमी का एक जो मेजर सेक्टर है जो जिसमें मैक्सिमम लोग एम्प्लॉयड हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत बुरी स्थिति में पहुंच जाएंगे। तो वही बात यहाँ लिखी हुई है कि ये दोनों जो वाटर के सोर्सेज हैं, ग्रीन वाटर एंड ब्लू वाटर, ये बहुत क्रिटिकल हैं इकोनॉमी के लिए, बट दोनों के दोनों आज की तारीख में स्ट्रेस्ड हैं। एंड ये जो सेक्टर है जिसमें ये दोनों वाटर्स बहुत प्रोमिनेंट रोल अदा करते हैं, यानी कि एग्रीकल्चर का सेक्टर, ये वो जिसमें मैक्सिमम आपकी पॉपुलेशन जो है वो एम्प्लॉयड है, सबसे ज़्यादा क्लाइमेट वल्नरेबल है, यानी कि क्लाइमेट के जो इन्फ्लुएंस हैं, क्लाइमेट का जो एडवर्स इम्पैक्ट है, इसका जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट अगर पड़ना है तो वो इसी के ऊपर पड़ना है। अगर इसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ा तो दो चीज़ें होंगी, एक तो हमारी इकोनॉमी के ऊपर असर पड़ेगा इस चीज़ का, क्योंकि हमारी जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो इसमें एम्प्लॉयड है। दूसरा, हमारी जो फूड सिक्योरिटी है इसके ऊपर बहुत बुरा असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है, और इतनी बड़ी पॉपुलेशन को अगर हम खिला नहीं सकते तो फिर सुपर पावर बनने के सपने फिर हमें गिव अप करना पड़ेंगे। एंड ये सिचुएशन हमारे सामने आके खड़ी हो जाएगी अगर हमने अपने ग्रीन वाटर एंड ब्लू वाटर के सोर्सेज को हेल्दी नहीं किया, इनके जो स्ट्रेस है उसको ख़त्म नहीं किया। तो ये सारी बात इसमें हमको बताई गई है। वाटर एंड इकोनॉमी का जो पैराग्राफ था इस आर्टिकल का, उसमें ये बात हमको बताई गई है। आगे ये बोलते हैं, इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 shows that agriculture employs around 45% of population and absorbs most of the country's
labor force. But the study of Council of Energy, Environment and Water show that monsoon rainfall is changing patterns in India. तो एक इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट है 2024 का, उसका जो संस्करण आया है उसने ये बताया है कि भारत में आज की तारीख में जो टोटल पॉपुलेशन है उसका लगभग 45% के आसपास, उसका टोटल पॉपुलेशन का लगभग 45% जो हिस्सा है वो एग्रीकल्चर में लगा हुआ है। एंड भारत में जितने भी आपका लेबर फोर्स है उसका मेजॉरिटी पोर्शन एग्रीकल्चर में शामिल है, एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है और इसी में जो है खप रहा है। साथ ही साथ एक दूसरी रिपोर्ट स्टडी ऑफ काउंसिल ऑफ एनर्जी, इन्वायरमेंट एंड वाटर की एक रिपोर्ट है। वो लोग ये कहते हैं कि मॉनसून के जो रेनफॉल पैटर्न्स हैं वो धीरे धीरे अपना रुख बदल रहे हैं। ये दोनों को अब साथ में मिलाकर पढ़िए। एक रिपोर्ट ये कहती है कि भारत की आबादी का टोटल 45% जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर में लगी हुई है और जितना आपकी लेबर मार्केट का जो मेजर ऑलमोस्ट आपकी जो मोस्ट ऑफ द आपकी जो लेबर पॉपुलेशन है वो इसमें शामिल है। ठीक है जी। दूसरी रिपोर्ट ये कहती है कि भारत में जो मानसून की रेनफॉल है इसके पैटर्न चेंज हो रहे हैं। इन दोनों को साथ में जोड़कर पढ़िए तो आपको बात समझ में आएगी कि भारत में टोटल जो एग्रीकल्चर है वो आज की तारीख में मानसून के ऊपर बेस्ड है। हमने सिंचाई विचाई की जितने भी आपकी तरक्की कर ली वो सब अपनी जगह ठीक है, बट मेजॉरिटी ऑफ द एग्रीकल्चर जो है वो मानसून के ऊपर बेस्ड है। अगर अच्छी बारिश नहीं होगी तो फिर आपकी अच्छी फसल नहीं होगी और फिर उसके चलते मातम और त्राही त्राही वाली स्थिति बन जाती है। और अगर अच्छी बारिश होगी, अच्छी फसल होगी तो फिर आपकी ज़िंदगी ठीक ठीक चलती रहेगी। एक तो ये बात। अब अगर यहाँ पर मानसून की रेनफॉल अपने पैटर्न चेंज कर रही है, यानी कि हर साल आप जिस तरीके से वाटर एक्सपेक्ट करते हो और जिस वक्त में आप वाटर एक्सपेक्ट करते हो, जिसके हिसाब से फिर आप खेती बाड़ी करते हो, अगर वो रेनफॉल की मात्रा में कमी आने लगे, उसके पैटर्न में कमी आने लगे, यानी कि आप उम्मीद कर रहे हो कि जुलाई में पानी बरसेगा और पता चला कि अगस्त के महीने तक बारिश हो ही नहीं रही है, या फिर आप उम्मीद करते हो कि जुलाई तक एक सर्टेन मात्रा में पानी बरसेगा, या तो उससे कम पानी बरस रहा है या उससे बहुत ज़्यादा पानी बरस रहा है। इधर वे अब आपकी जो खेती बाड़ी करने के जो 10,000 साल में डेवलप किया हुआ तरीका है उसके ऊपर असर तो पड़ेगा। और उस पर आप कह सकते उस पर प्रॉब्लम यह है कि भारत की पॉपुलेशन का 45% हिस्सा खेती बाड़ी में लगा हुआ है। यानी कि अगर इन चेंजिंग पैटर्न्स के चलते किसी भी वजह से अगर खेती बाड़ी ठप होती है या इसमें अगर कुछ कमी आती है तो ये 45% पॉपुलेशन आपकी सीधी सीधी जो है इम्पैक्ट हो जाएगी। जो आपकी लेबर फोर्स का एक मेजॉरिटी का हिस्सा है ये घर बैठ जाएगा या फिर इसकी इनकम में जो है कमी आने लगेगी। और ये चीज़ हमारे लिए बहुत अलार्मिंग है। यानी कि हमें या तो आपका जो मानसून के हिसाब से अपनी जो ये पैटर्न्स में जो चेंजेस आ रहे हैं मानसून की रेनफॉल में उसके हिसाब से हमको अपने आप को अडॉप्ट करना पड़ेगा, या इस 45% पॉपुलेशन के लिए हमें कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी कि इसको एग्रीकल्चर से निकाला जाए, क्योंकि ये सस्टेनेबल नहीं हो पाएगा। अगर पैटर्न्स पूरी तरह से चेंज हो गए और हमारा एग्रीकल्चर का मॉडल नहीं बदला तो हमारी स्थिति खराब है। और अगर हम अपना मॉडल नहीं बदल सकते एग्रीकल्चर का और हमने इस 45% पॉपुलेशन के बड़े हिस्से को तब भी एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व रखा तब भी हमारी स्थिति ठीक नहीं रहेगी। दूसरा, 55% ऑफ तहसील्स आर सीइंग सिग्निफिकेंट इंक्रीज ऑफ मोर देन 10% ऑफ साउथ वेस्ट मानसून रेनफॉल इन लास्ट डिकेड। यानी कि पूरे भारत की जो टोटल तहसील है, तहसील की बात इसलिए की जा रही है कि तहसील के बाद में जो अगला जो आपका यूनिट आता है वो गांव है और गांव और तहसील आपस में काफ़ी हद तक जुड़े हुए हैं। तो लगभग 55% के आसपास भारत की जो तहसील है वहाँ पर ये पता चल रहा है कि जो साउथ वेस्ट मानसून वहाँ पर पिछले 10 सालों में वहाँ पर जो बारिश हुई है, प्रोमिनेंटली जो साउथ वेस्ट मानसून या फिर जून जुलाई अगस्त सितंबर में जो 4 महीने बारिश हुई है उसमें 10% इंक्रीमेंट हमको देखने को मिल रहा है। यानी कि पिछले 10 सालों में साउथ वेस्ट मानसून के चलते इन 55% तहसीलों में जितना पानी गिरा था लगभग उसका 10% ज़्यादा वाटर रेनफॉल जो है अब यहाँ पर होने लगा है, ज़्यादा पानी यहाँ पे गिरने लगा है। मगर प्रॉब्लम यह है कि ये जो इंक्रीज़ है बारिश में ये बड़ा फ्रीक्वेंट है, यानी कि ये बहुत कम ड्यूरेशन में ये 10% पानी जो है ज़्यादा गिर जाता है। इसको समझिए। एक तो यह है कि आपका जून जुलाई अगस्त और सितंबर के महीने में जो है ये 10% इंक्रीमेंट इस तरह से गिरे कि थोड़ा सा जून में गिर जाए, थोड़ा जुलाई में गिर जाए, थोड़ा अगस्त में गिर जाए, थोड़ा सितंबर में गिर जाए, तब तो इसका आपको जो है फ़ायदा मिलेगा, तब तो ये आपके लिए प्रॉफिटेबल है और आपकी फसल शायद ज़्यादा अच्छी हो सकती है। परेशानी ये है कि ये पानी पता चला जून के पहले ही 10 दिनों में या 20 दिनों में गिर जाए, या पता चला जुलाई के 10 या 20 दिनों में गिर जाए, अगस्त में के पहले हफ्ते में ये सारी एक्स्ट्रा 10% बारिश हो जाए, सितंबर के आखिरी हफ्ते में जो है ये एक्स्ट्रा 10% बारिश हो जाए। अगर एक शॉर्ट ड्यूरेशन में ये एक्स्ट्रा एडिशनल बारिश अगर होती है तो इससे हमारी फसल को कोई फ़ायदा नहीं होगा, इनफैक्ट इसका नुकसान ही होने वाला है। फसल की जो हमने क्रॉप सोइंग करी है, जो इरिगेशन करना है या जो हार्वेस्टिंग हमें करना है, ये उसको बड़ा एडवर्सली इम्पैक्ट कर देगा। और अगर ये उसको एडवर्सली इम्पैक्ट करेगा तो इसके चलते आपकी फसलें ख़राब होंगी, और आपकी फसलें ख़राब होती हैं तो इसका मतलब एग्रीकल्चरल सेक्टर जो है वो पूरी तरीके से वल्नरेबल हो जाएगा। ये अगर हुआ तो फिर वही बात, 45% पॉपुलेशन जो है उसके जीने मरने का जो प्रश्न है वो आपके सामने खड़ा हो जाएगा, और ये बड़ी अलार्मिंग या फिर एक बड़ी क्रिटिकल किस्म की जो है सिचुएशन हमारे सामने बनकर आ जाएगी। इसलिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि क्लाइमेटिक चेंजेस के
और क्लाइमेटिक स्ट्रेसेस के अनुसार और वाटर स्ट्रेसेस जो भारत में जनरेट हो रहे हैं उसको उसमें कुछ हमको भाई एक रिजिलियंट किस्म की पॉलिसी बनानी पड़ेगी ताकि हम लोग क्लाइमेट के चेंजेस और वाटर स्ट्रेसेस के अनुसार अपने आप को ढाल सकें। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी जो जॉब्स हैं उसके ऊपर, हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसके ऊपर और हमारी जो एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी है इसके ऊपर इसका इम्पैक्ट कम से कम पड़े। जो भी आपका चेंजिंग मॉनसून के पैटर्न्स हैं या फिर ऐसे कह सकते हैं वाटर के जो स्ट्रेसेस हैं, वाटर के स्ट्रेसेस का मतलब क्या, जो ग्रीन वाटर है और ये जो ब्लू वाटर है इसमें जो स्ट्रेस हमको देखने को मिल रहा है, या तो हमको इसको इसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा या फिर इसके अनुसार हमें अपने आप को ऐसे ढालना पड़ेगा कि हमारी जॉब्स, हमारी ग्रोथ और हमारी सस्टेनेबिलिटी के ऊपर इसका इम्पैक्ट ना पड़े या फिर कम से कम इसका असर हमको देखने के लिए मिले। तो ये सारी बातचीत जो है वाटर एंड इकोनॉमी नाम के इस पर्टिकुलर आर्टिकल में की गई है या फिर इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में की गई है। इसके बाद इसी आर्टिकल में एनर्जी के बारे में बात की गई थी कि वाटर और एनर्जी का आपस में क्या लेना देना है, हमारी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर ये कैसे या वाटर स्ट्रेसेस वगैरह कैसे इम्पैक्ट डालते हैं, तो उसको भी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो जिस तरीके से वाटर हमारी फूड सिक्योरिटी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है एंड फूड सिक्योरिटी के साथ ही साथ हमारी जो एक मेजर पॉपुलेशन है जो एग्रीकल्चर में लगी हुई है, हमारी जो इकोनॉमी है उसके साथ में भी वाटर जुड़ा हुआ है। एग्जैक्टली उसी तरह हमारी जो एनर्जी सिक्योरिटी की नीड्स हैं उसके साथ में भी वाटर बहुत क्लोजली जुड़ा हुआ है। किस तरह से वो हम लोग इस सेक्शन में समझते हैं। वाटर इज ऑल्सो अ की कंपोनेंट फॉर वर्ल्ड्स क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन, यानी कि जो हम दुनिया भी इस वक्त कोशिश में लगी हुई है कि किसी भी तरीके से क्लीन एनर्जी की तरफ में जाया जाए, ये क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन किया जाए। इस पूरी प्रोसेस में भी वाटर एक बहुत की कंपोनेंट है, एक बहुत की एलिमेंट है। थोड़ा सा समझ लेते हैं। आज की तारीख में प्राइमरी जो इलेक्ट्रिसिटी हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो कोल से बनाई जाती है या फिर ऑयल से बनाई जाती है या फिर गैस से बनाई जाती है। जाहिर सी बात है इसके चलते इन्वायरमेंट जो है बहुत ज़्यादा डिग्रेड होता है, इन्वायरमेंट के ऊपर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। अब हमारी कोशिश ये है कि हम बिजली के या फिर हमारी एनर्जी की नीड्स पूरे करने के ऐसे सोर्सेज ढूंढ लें जो कोल, ऑयल या गैस के ऊपर डिपेंड ना करते हों। अगर ऐसा होता है और ऐसे सोर्सेज वगैरह हों जिससे इन्वायरमेंट को कोई नुकसान ना पहुंचाया जाए, अगर ऐसा होता है तो हमारी बिजली की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाएगी और इन्वायरमेंट को नुकसान भी नहीं पहुंचेगा। तो इसकी जो ये पूरी की पूरी जिद्दोजहद है इसको कहा जाता है क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन। इसमें ग्रीन हाइड्रोजन को एक बहुत क्रूशियल पिलर के तौर पर देखा जा रहा है। हाइड्रोजन कैसे बनाया जाता है, पानी आपके पास में है, H2O में आप बिजली दौड़ा दीजिए, इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस करिए तो आपको हाइड्रोजन जो है वो मिल जाएगा और ऑक्सीजन जो है वो मिल जाएगा। अब ये जो बिजली या फिर इलेक्ट्रिसिटी है इसको आप रिन्यूएबल तरीके से बना लो, इसको आप ऐसे बना लो जिसमें इन्वायरमेंट को कोई नुकसान ना पहुंचे और इस बिजली की मदद से फिर इलेक्ट्रोलिसिस करवाओ और इसकी मदद से जो हाइड्रोजन बनेगा इसको आप ग्रीन हाइड्रोजन बोल सकते हो। तो अभी कोशिश ये की जा रही है कि बड़ी मात्रा में इस ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन किया जाए। अब अगर आपने ग्रीन हाइड्रोजन बनाना है तो उसके लिए बिजली चलो आप रिन्यूएबल सोर्सेज से बनाओगे, बट अल्टीमेटली इस्तेमाल तो उसका आपको वाटर के साथ इलेक्ट्रोलिसिस करने में ही करना है ना। अब अगर वाटर है ही नहीं आपके पास में या उतनी मात्रा में नहीं है जितनी मात्रा में आपको चाहिए ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए, तो फिर कहाँ से आपका ये क्लीन एनर्जी का ट्रांजिशन हो जाएगा। तो उसी सेंस में यहाँ पे ये बोला गया है कि वाटर आपका एक की कंपोनेंट है पूरे के पूरे क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन में। एक तो ग्रीन हाइड्रोजन वगैरह इसके बिना नहीं बन सकता और जितना आपकी रिक्वायरमेंट है अगर उस हिसाब से आपके पास में पानी मौजूद नहीं है तो फिर उतना आप बना नहीं पाओगे जितने की आपको ज़रूरत है। दूसरा ये कि जो हाइड्रो पावर है जिसमें किसी भी तरीके का कोई ना तो पॉल्यूशन होता है ना कोई और दिक्कत होती है, ये हाइड्रो पावर भी जो है अल्टीमेटली वाटर से बनकर आती है। ये ना सिर्फ क्लीन एनर्जी है बल्कि साथ ही साथ ये स्टेबल एनर्जी है। बांध आपको ज़रूर बनाना पड़ते हैं, उसके थोड़े बहुत इम्पैक्ट होते हैं, मगर वो एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद में जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह बन रही है इससे इन्वायरमेंट को किसी भी तरीके का कोई नुकसान नहीं होता। अब अगर यहाँ पर वो जो नदी है जिसके ऊपर आपने बांध बना के वहाँ पे हाइड्रो पावर आप जनरेट कर रहे हैं उसमें पानी का फ्लो ही कम हो जाए, वो नदी सूख जाए, तो फिर आप कहाँ से इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जनरेट कर लोगे। तो उस सेंस में बोला गया है कि हाइड्रो पावर भी जो है वो आपका एक इंपॉर्टेंट सोर्स है क्लीन और स्टेबल एनर्जी का, और ये भी वाटर के साथ में सीधा सीधा लिंक्ड है। तो यहाँ से अपने को ये तो समझ में आ गया कि वाटर जो है वो आपकी एनर्जी नीड्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ आपकी प्रेजेंट नीड्स के लिए बट आपकी फ्यूचर नीड्स और जो भी आप एनर्जी ट्रांजिशंस करना चाहते हो सारे खेल में वाटर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है।
अब यूनाइटेड नेशंस ने 2020 में एक रिपोर्ट निकाली थी जिसका नाम था यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट। इसमें यह बोला गया था कि पिछले 20 सालों में जितने भी नेचुरल डिजास्टर्स हुए हैं वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसका 75% नेचुरल डिजास्टर्स पानी के साथ में रिलेटेड है। या तो अति से ज़्यादा वाटर के चलते वो नेचुरल डिजास्टर्स हुए हैं, या पानी ना होने के चलते, या पानी जितनी रिक्वायरमेंट है उससे कम पानी के या सूखा पड़ जाने के चलते, अकाल पड़ जाने के चलते वो नेचुरल डिजास्टर्स हुए हैं। प्रोमिनेंटली जो अतिवृष्टि है, जो बहुत ज़्यादा एक्सेस मात्रा में बारिश हो रही है, या फिर कहीं पर एकदम एक्सट्रीम जो आपका वाटर एक्सट्रीम जो फ्लड्स वगैरह इस तरीके की चीज़ें आ जाती हैं, उसके चलते नेचुरल डिजास्टर्स हमको देखने के लिए मिल रहे हैं। तो ये जो 75 जो जितने बीते हुए जो 20 सालों में जितने आपके नेचुरल डिजास्टर्स हुए हैं जिसका 75% वाटर से रिलेटेड है, इसमें भी प्रोमिनेंटली जो वाटर डिजास्टर्स हो रहे हैं वो फ्लड्स के चलते आ रहे हैं। यानी कि कहीं पर बहुत बाढ़ वगैरह आ जाती है और उसके चलते डिजास्टर्स हो जाते हैं। अब ये बाढ़ चाहे तो लैंडस्लाइड के चलते आ जाए, चाहे तो थंडर स्टॉर्म के चलते आ जाए, या क्लाउड बर्स्ट यानी कि बादल फटने के चलते आ जाए, बट प्रोमिनेंटली इसके चलते आ फ्लड रहा है और फ्लड के चलते फिर डिजास्टर्स हो जाता है। भारत के केस में ये चीज़ इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि भारत में इस तरीके के इवेंट पिछले 20 सालों में लगभग 20 गुना बढ़ गए हैं। यानी कि आज से 20 साल पहले बाढ़ का जो खतरा था भारत के अलग अलग हिस्सों में, आज की तारीख में वो खतरा 20 गुना ज़्यादा हो गया है। और अगर किसी भी वजह से, चाहे लैंडस्लाइड के चलते, चाहे थंडर स्टॉर्म के चलते, चाहे बादल फटने के चलते, अब अगर बाढ़ आ सकती है तो उसकी संभावना ना सिर्फ 20% है, उसके चलते नुकसान अब ज़्यादा होगा। वजह यह है कि हमने काफ़ी बड़ी मात्रा में इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह डेवलप कर लिया और सब का सब जो है बर्बाद हो जाएगा। तो यहाँ से ये समझ में आता है कि एनर्जी सिक्योरिटी और एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए भी पानी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिस तरीके के एक्सट्रीम इवेंट्स हो रहे हैं फ्लड्स वगैरह के चलते, उसके चलते हमारी जो सारी मेहनत है, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह का डेवलपमेंट है, ये सब बर्बाद हो सकता है, झटके में ख़त्म हो सकता है। इसकी संभावना 20% अब ज़्यादा भारत में हो चुकी है। तो अब क्या किया जाए इसके लिए, फ्यूचर क्या इसका रहेगा, इसका क्या कंक्लूजन होगा? तो सीधी सीधी सी बात है, भारत को इंश्योर करना पड़ेगा वाटर सिक्योरिटी। किन किन चीज़ों के लिए? एक तो आपकी डोमेस्टिक सप्लाई, यानी कि आपकी जो पीने का पानी और बाकी जो रेगुलर डेली यूज़ की जो पानी की ज़रूरत है, एक तो इसकी सिक्योरिटी आपको इंश्योर करना पड़ेगी कि ये बनी रहे, इसमें किसी तरह की कमी ना है। दूसरा, आपको अपना जो खाना उगाने के लिए, आपकी फूड सिक्योरिटी के लिए जो वाटर रिक्वायरमेंट है उसको आपने इंश्योर करवाना पड़ेगा। और तीसरा, क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन जो है उसके लिए जितनी वाटर रिक्वायरमेंट है वो उसकी व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी। अगर दिस विल मैटर फॉर इट्स इकोनॉमी। अगर आप ये तीनों चीज़ें नहीं करोगे तो फिर आपकी इकोनॉमी बैठ जाएगी। वो 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का सपना, वर्ल्ड सुपर पावर, फलाना ठिकाना सब धरा का धरा रह जाएगा। अगर आपने एक अचीव करना है, अगर आप इकोनॉमी को आपको सस्टेन रखना है, इसको आपको और प्रोग्रेस कराना है, डेवलप करना है, तो इन सारी चीज़ों के लिए अब आपने इन तीनों चीज़ों को करना पड़ेगा। एक तो आपने क्लीन एनर्जी ट्रांजेक्शन में, फूड सिक्योरिटी में और डोमेस्टिक सप्लाई में जितने भी वाटर की रिक्वायरमेंट है उसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। यहाँ पर वाटर सिक्योरिटी आपको इंश्योर करवाना ही पड़ेगी, इसके बिना काम नहीं चल सकता। Also, we need to focus on judicious use of blue and green water through water accounting and efficient reuse। यानी कि अब आपके पास में जो वाटर के दो प्रोमिनेंट सोर्सेज हैं, ब्लू वाटर हो गया और ग्रीन वाटर हो गया, इसका ऐसे इस्तेमाल किया जाए कि भाई वो वेस्ट ना हो। जहाँ पर अभी रिक्वायरमेंट नहीं है वहाँ पर उसका इस्तेमाल ना किया जाए, ऑप्टिमम यूज़ हो सके। इसके लिए भी आपको प्रॉपरली जो है प्लान बनाना पड़ेंगे, वाटर अकाउंटिंग करना पड़ेगी, एफिशिएंट रीयूज़ की आपको स्ट्रेटजीज वगैरह डेवलप करना पड़ेंगे। बट इंश्योर करवाना पड़ेगा कि आपका ब्लू वाटर एज वेल एज ग्रीन वाटर ख़राब ना जाए और उसका इस्तेमाल वहीं पर हो जहाँ पर करने की ज़रूरत है। जहाँ पर ज़रूरत ना है उसको भी अवॉइड किया जाए, और जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर भी ऑप्टिमम यूज़ हो, मिनिमम यूज़ हो, ज़रूरत से ज़्यादा वहाँ पर पानी वगैरह का इस्तेमाल ना किया जाए। National Water Mission targets increasing water use efficiently by 20% by 2025। इसी बात को भी ध्यान में रखकर अपना जो नेशनल वाटर मिशन है उसमें भी बोला गया है कि वाटर एफिशिएंटली इस्तेमाल करने की जो अभी जो एफिशिएंटली इस्तेमाल करने का अपना टारगेट है उसको हम लोग 20% लेकर चल रहे हैं। यानी कि टोटल वाटर जितना भी आप इस्तेमाल करते हो उसका कम से कम 20% आपने एफिशिएंटली इस्तेमाल करना है। इस तरीके के टारगेट्स या प्लान अभी अपन 2025 तक के लिए बनाए। बट ऑब्वियस सी बात है ये नाकाफ़ी है। 2025-2030 तक हमको इसको बढ़ा के कम से कम 50% करना पड़ेगा, और उसके लिए सरकार को हाथ पैर मारना पड़ेंगे, सरकार को इफेक्टिवली हाथ पैर मारना पड़ेंगे। साथ ही साथ आपको अपने फाइनेंशियल टूल्स का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, पैसे की व्यवस्था करनी पड़ेगी ताकि क्लाइमेट एडॉप्टेशन जो है वाटर के सेक्टर में किया जा सके। वाटर के रिस्पेक्ट में जो भी बदलाव या जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली हम अपने आप को अडॉप्ट कर सकें। साथ ही साथ इस बात को भी अपने को समझना पड़ेगा कि जितनी भी बातें हमने करी कि भाई ये 20% से बढ़ा के 50% कर लो तो ज़्यादा बेहतर है, या फिर ज़्यादा बेहतर तरीके से आप पैसे इकट्ठे करो ताकि वाटर सेक्टर में आप क्लाइमेट एडॉप्टेशन वगैरह कर सको, फलाना ठिकाना, ये सारी बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, बट ये एक दिन में नहीं होगा।
सिस्टमैटिक चेंजेस एक रात में या एक दिन में नहीं आते, प्लस इनको आने में वक्त लगता है, ये थोड़े से स्लो भी होते हैं, फ्रस्ट्रेटिंग भी होते हैं, बट हमको अब शुरुआत करनी पड़ेगी, हमारे पास अब वक्त नहीं है। अब हम ये नहीं है कि फ्यूचर में हम कभी शुरू करेंगे वाले माइंडसेट के साथ में चले। हमें अब ओवरनाइट तो हम चलो नहीं कर सकते हैं सिस्टमैटिक चेंज, बट हमें ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से पानी का इस्तेमाल करना, चाहे वो हमारी वाटर रिक्वायरमेंट हो, चाहे एनर्जी रिक्वायरमेंट हो, चाहे क्लाइमेट की रिक्वायरमेंट हो, उसके रिस्पेक्ट में हमें शुरू करना पड़ेगा। इसके लिए वाटर पॉलिसीज़, एनर्जी पॉलिसीज़ और क्लाइमेट पॉलिसीज़ को इस तरह से बनाना पड़ेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी को उसमें सेव करने की तरफ में फोकस किया जाए। अब वाटर सिक्योर इकोनॉमी इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स अ क्लाइमेट रेजिलिएंट वन, यानी कि अगर आप एक ऐसी इकोनॉमी डेवलप करना चाहते हो जो क्लाइमेट में आने वाले चेंजेस को सस्टेन कर जाए, विथस्टैंड कर जाए, उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी यह है कि आप एक ऐसी इकोनॉमी जनरेट करो जिसमें वाटर की कोई किल्लत ना हो, वाटर सिक्योरिटी जिसमें इंश्योर की जाए। अगर आप ऐसी इकोनॉमी बना जाते हो तो फिर वो ऑटोमेटिकली क्लाइमेट रेजिलिएंट इकोनॉमी के तौर पर डेवलप होगी, और जिस तरीके के क्लाइमेटिक बदलाव आ रहे हैं भारत का, उसके ऊपर कम से मिनिमम इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये जो है इस आर्टिकल के मेन पॉइंट्स हैं जो सारे के सारे मैंने आपके साथ में डिस्कस कर लिए हैं। अब इसमें फूड सिक्योरिटी के ऊपर या फिर चेंजिंग एनवायरनमेंट के ऊपर अगर किसी तरीके का कोई क्वेश्चन वगैरह आता है तो उसमें आप इस डाटा का इस्तेमाल कर सकते हैं, और यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस वगैरह जो हैं पूछे जा सकते हैं। ये जो पूरा का पूरा डाटा है मेंस के किसी भी आंसर में अगर वो क्लाइमेट से रिलेटेड है तो आप उसमें उसको कोड कर सकते हैं कि इतनी पॉपुलेशन है, इतना एरिया है, इतने वाटर रिसोर्सेज हैं, एंड उसमें भी हमारी ये स्थिति चल रही है। लार्जेस्ट हम ग्राउंड वाटर यूज़ कर रहे हैं, ये तो प्रीलिम्स में भी एमसीक्यू वगैरह में पूछा जा सकता है कि भारत का ग्राउंड वाटर यूजेज में कौन सा स्थान है, तो पहला स्थान है, अपने को याद रखना पड़ेगा। इन सारे पॉइंट्स को आप मेंस में भी कोड कर सकते हैं। इसके अलावा ग्रीन वाटर क्या होता है, ब्लू वाटर क्या होता है, ये प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है, और अगर मेंस में भी आप इसको लिखते हैं तो एग्जामिनर के ऊपर इसका एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। इसके बाद में ये कि भाई आपकी इकोनॉमी और आपका एग्रीकल्चरल सेक्टर वाटर सिक्योरिटी के साथ में कैसे जुड़ा हुआ है, उस पर आप लिख सकते हैं। इन रिपोर्ट्स को आप कोट कर सकते हैं कि इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट ये बता रही है कि 45% पॉपुलेशन इसमें लगी हुई है, और ये वाली रिपोर्ट ये बता रही है कि मानसून रेनफॉल्स जो हैं उसके पैटर्न्स में बदलाव आ रहा है। ये दोनों चीज़ें अगर साथ साथ चली तो आने वाले वक्त में बड़ी भयावह स्थिति अपने सामने बनकर तैयार हो सकती है, क्योंकि एग्रीकल्चरल सेक्टर इन्वायरमेंटल चेंजेस के रिस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है। तो आपने अभी से कदम उठाना पड़ेंगे ताकि जॉब्स ग्रोथ और सस्टेनेबिलिटी के ऊपर इम्पैक्ट ना पड़े इन सारे चेंजेस का, वाटर स्ट्रेसेस वगैरह का, इसके लिए आपने कदम उठाना पड़ेंगे। इस तरीके के पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। एनर्जी सेक्टर में भी कुछ पूछा जाए तो उसमें आप जवाब दे सकते हैं। और ये 75% जो आपके नेचुरल डिजास्टर्स हैं पानी से रिलेटेड हैं, ये पॉइंट आप कोट कर सकते हैं। भारत में इस तरीके के इंसिडेंट्स 20% बढ़ गए हैं, ये आप कोट कर सकते हैं। तो फाइनली आप अल्टीमेटली लास्ट में आप ये लिख सकते हैं कि इन 3 चीज़ों में आपको डोमेस्टिक सप्लाई में, फूड सिक्योरिटी में और क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन में आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि वाटर सिक्योरिटी बनी रहे, नहीं तो अपने सामने बहुत सारी समस्याएं आने वाले वक्त में खड़ी हो सकती हैं। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, कि अगर आप ये चाहते हो कि आने वाले क्लाइमेट में जो भी बदलाव हैं उसके रिस्पेक्ट में आप एक क्लाइमेट रेजिलिएंट इकोनॉमी खड़ी कर लो, जिसका इन क्लाइमेटिक बदलावों के का जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट ना पड़े, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप एक वाटर सिक्योर इकोनॉमी जनरेट करो। क्लाइमेट रेजिलिएंट इकोनॉमी ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगी। सो इतनी कुछ बातें हैं जो यहाँ से मेंस में कोट की जा सकती हैं, एंड इससे ज़्यादा इस पर्टिकुलर न्यूज़ में और कुछ नहीं है। सो विद दिस वी कम टू एंड ऑफ टुडेज सेशन। आज के सेशन में बस इतना ही। अब मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम 23 अप्रैल 2024 के द हिंदू न्यूज़पेपर और उसके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखें, खुश रहें, पॉजिटिव रहें, पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें, और हमेशा याद रखें समर शेष है, द वॉर इज येट नॉट ओवर। कीप वर्किंग एंड कीप फाइटिंग। थैंक यू एंड जय हिंद।